बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 8वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश शासन किए थे? 5। कितने वंश शासन किए थे? 5 वंश शासन किए थे। और हम आपको बताए थे, गुल खिले तो सांस ले, इस ट्रिक पर आप उसको याद रखिएगा। यानी कि गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, गुल खिले, इसका तो सांस ले, तो से तुगलक वंश, और सांस से हो गया आपको सैयद वंश, और इसके बाद है ले से हो गया लोधी वंश। एक बार फिर से समझ लीजिए, गुल खिले तो सांस ले यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है ना? तो ये 5 राजवंश जो है, आपको 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। ठीक है। तो अब एक प्रश्न का जवाब और दीजिए कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी याद रखना है। लेकिन क्या रजिया सुल्तान अपने पिताजी के मुताबिक जब राजा बनाई, मतलब बनी, सुल्ताना जब बनी वो, उसके बाद वह अपने समय से उत्तराधिकारी के पद से हटी थी या उससे पहले हट गई थी? उससे पहले वो हटी नहीं थी, उसे हटा दिया गया था। और क्यों हटा दिया गया था, इस पर भी हम चर्चा कर दिए थे, बताए थे कि शरीयत के अनुसार से, है ना, इस्लामी कानून के आधार पर लड़कियों के द्वारा लड़कों पर अधिकार जमाना यह सही नहीं माना गया। इसलिए जो है उसको हटा दिया गया, और उसको हटा करके रजिया सुल्तान के भाई को सुल्तान बना दिया गया। हालांकि बाद में ये हुआ कि वह लड़का यानी कि रजिया सुल्तान का भाई गद्दी को संभालने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण से उसको पुनः रजिया सुल्तान को फिर से बना दिया गया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद यदि आपसे हम प्रश्न पूछे कि रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया पूरा नाम उसका था। ठीक है ना? तो रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? चलिए, अब ये बताइए कि रजिया सुल्तान की मृत्यु किस तरह से हुई थी? देखिए, रजिया सुल्तान की मृत्यु नहीं, मतलब मृत्यु वो खुद से नहीं मरी थी, उनको हत्या कर दिया गया था, है ना? उनको क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। तो अब हम शुरू करेंगे। आज का प्रश्न क्या है, इसको भी जरा समझते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय, किस पर बैठते समय? सिंहासन पर बैठते समय। सिंहासन किस पर? सिंहासन। सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंहासन। सिंहों का आसन। सॉरी, ये तो आपको हम इसका विभक्ति कर दिए, ये कारक विभक्ति हो गया, है ना? सिंह जो आसन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, सिंहासन पर बैठने समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया। ठीक है ना? प्रश्न जो है आपका, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि गोष्ठी क्या होता है। देखिए, गोष्ठी का मतलब होता है सभा। गोष्ठी मतलब क्या होता है? सभा। 10 लोगों को बैठा करके हम बातचीत, किसी मैटर पर हम यदि सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। जैसे कि जैन संगति हुआ था ना, बौद्ध संगति हुआ था ना, तो उस सबको भी हम जैन गोष्ठी भी कह सकते थे। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि गोष्ठी का मतलब समझे कि नहीं, जल्दी बताइए। गोष्ठी का मतलब सभा, लोगों का एक समूह, जहाँ पर हम बैठ कर किसी मैटर पर वाद विवाद करते हैं। तो कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय, सिंहासन पर बैठते समय सामान्य जनता के लिए, मतलब लोगों के लिए 21 दिनों का संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, और यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, अभी यदि सरकार बन जाए, अभी फिलहाल में बहुत जगह ऐसा सुनने को मिला था कि कांग्रेस का सरकार यदि बन जाता तो वहाँ पर लड़की को बुला करके डांस करवाता। ठीक है ना? और तेजस्वी के द्वारा करवाया भी गया था फिलहाल में। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर ये राजा बनने की खुशी में लड़कियों का डांस दिखवाता है पब्लिक को। लेकिन ये राजा कैसा था कि यह संगीत का गोष्ठी करवाता है। किस समय? जब वह राजा बनने के लिए तैयार था। उस समय दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा का नाम बताना है जो राजा बनने के समय
21 दिनों का सामान्य जनता के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए 21 दिनों का संगीत का गोष्ठी करवाया था। बात समझ में अभी भी के नहीं आया कि नहीं आया? संगीत का गोष्ठी करवाया। संगीत मतलब क्या हुआ? कोई यहाँ पर गलत की बात नहीं है, कोई गलत की भावना यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज अगर लड़की बुला करके अगर किसी छठ के त्यौहार पर या दीपावली में या कोई भी ऐसा मतलब फंक्शन में हम लोग यदि लड़की को बुलवा करके करते हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि इससे हमारा समाज, इससे हमारा परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बुरा प्रभाव पड़ता है? पड़ता है ना। इससे हमारे समाज, हमारे परिवार पर गलत असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो गीत संगीत है, उसको हम लोग प्रदर्शन यदि करते हैं तो इससे हमारा संस्कृति का, हमारा इतिहास का रक्षा होगा। लोग इस चीज को जानेगा उस डांस के माध्यम से कि हमारी संस्कृति ऐसी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात अब एक बार पुनः प्रश्न को हम समझाते हैं। प्रश्न को समझिए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो राजा बनने के समय, अर्थात सुल्तान बनने के समय सामान्य लोगों के लिए 21 दिन का संगीत का आयोजन, संगीत का गोष्ठी करवाया हुआ था? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये आपको 21 दिनों तक संगीत गोष्ठी करवाया था। याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, खलीफा की उपाधि, कौन सी उपाधि? खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। आपसे पूछे कि खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। और दिल्ली का कौन सा सुल्तान बनने के समय 21 दिनों का संगीत गोष्ठी करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान को उसकी उदारता का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आपके पास मांगने के लिए आया, आप जो है सो उसको सामान भली भांति एक बार में ही कहने से आप दे दिए। इसका मतलब कि आपका जो हृदय है बड़ा ही उदार है। क्या है? उदार है। आपका जो हृदय है बड़ा है उदार है। उदार का मतलब ये है कि आपको जो है सो मतलब कोई सामान मांगे आप उसको दे दिए, तो मतलब बात समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं दिए तो यहाँ पर आपका हृदय उदार नहीं है। यहाँ पर उदारता का मतलब ये होता है। उदारता और प्रवृत्ति के कारण, उदारता और दानी प्रवृत्ति। अभी जस्ट चर्चा की, उदारता का मतलब क्या बताया हम कि कोई सामान यदि मांगने के लिए आया, हम उसको क्या कर दिए? दे दिए। तो कौन सा प्रवृत्ति हुआ? दानी प्रवृत्ति हुआ। कौन सा प्रवृत्ति हुआ? तो आपके प्रश्न भी आ ही गया है कि सल्तनत कालीन की सुल्तान को उसकी उदारता के लिए और दानी प्रवृत्ति के लिए लाख वक्स, क्या चीज? लाख वक्स या लाखों का दान देने वाला या लाखों का दानी कहा गया है। तो किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख वक्स कहा गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर प्रश्न पूछ दे कि किस सुल्तान को लाखों का दान देने वाला कहा गया है ना, किसको लाखों का दानी कहा गया है, तो बात बराबर ही है। इसको याद रखना है। क्यों कहा गया है? तो उसके उदारता और उसके दानी प्रवृत्ति के कारण से, मतलब वो देने में किसी को पीछे नहीं हटता था। कुछ भी मांगने के लिए आ गया, उसको दे दिया। तो इस व्यक्ति को कैसा व्यक्ति कहेंगे हम? उदार चरित्र वाला व्यक्ति कहेंगे। कैसा व्यक्ति? उसका चरित्र कैसा है? उदार है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो जो धारण करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? पहले ये बताइए आप लोग। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। और लाखों का दान देने वाला? लाखों का दानी? चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदल लिया था? पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और लाहौर से कहाँ पर बदल लिया है? दिल्ली बदल लिया है। ठीक है ना। तो कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदल लिया? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। चलिए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों की चर्चा है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ है? पहले ये बताइए आप लोग। हैदराबाद में है। ये कुतुब मीनार आपको दिल्ली शहर में अवस्थित है। और आपको ये प्रश्न हम बैक क्लास में पढ़ाए थे कि कुतुब मीनार को बनाने की
बनाने का काम शुरू किसने किया था? देखिए, बनाने का काम यानी कि नींव डालने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसे पूरा करने का काम किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, है ना। लाखों का दान देने वाला किसको कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न को समझिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके चला गया? लाहौर से दिल्ली लेके चला गया। लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लाहौर से कहाँ लेकर के चला गया? दिल्ली में। तो इनका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है यहाँ तक? आइए, अब आपका अगला प्रश्न है, बगदाद के खलीफा। बगदाद जो है वो एक क्या है बताइए आप लोग? देखिए, बगदाद जो है यह एक शहर है, यह एक सिटी है जो कि इराक देश की राजधानी है। बताइए, इराक देश की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और ये जो बगदाद है यह आपको टिग्रिस नदी पर है, ये भी याद रखिएगा, है ना। आइए, अब यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि बगदाद के खलीफा से किसके, कहाँ के खलीफा से? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति, सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? ठीक है ना। प्रश्न को समझिए, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति। समझिए, पहले प्रश्न समझिए, वैधानिक स्वीकृति का मतलब क्या होता है? जैसे ये मजा है, ये जो मजा है, मजा कोई कंपनी बनाया होगा, और कंपनी बनाने के बाद इस मजा को डायरेक्ट पब्लिक के पास सेल नहीं किया गया होगा, पहले इसको ना वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया गया होगा, मतलब इसको मान्यता प्रदान किया गया होगा। बात समझ में आ रहा है? और वही मान्यता प्रदान जो है आप पढ़े थे इंटर के होम साइंस में कि किसी भी खाने वाला जो वस्तु होता है उस पर कौन सा मानक रहता है? बताइए, आप लोग को पढ़ाए थे हम। ठीक है, तो वैधानिक स्वीकृति का मतलब समझ में आ गया। वैधानिक स्वीकृति का मतलब मान्यता प्राप्त होना। वैधानिक स्वीकृति का मतलब हाँ, जैसे कि हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल बात बताते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का बात सुनिएगा कि फलाने आदमी को ना सपना में भगवान आया या सपना में कोई देवी देवता आया और उनको जो है मतलब बहुत सारा जो है तो लोगों को कल्याण करने के लिए मंत्र बताया। ऐसा सुने हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, आप लोग नहीं सुने हैं? अरे भाई साहब, आपको जो है इस तरह का बहुत सारा दृश्य देखने को मिलेगा कि उसको जो है सो सपना में भगवान आया या सपना में नहीं आया, किसी भी तरह से जो है उसको देवता देह पर खिला रहा है, तो उसको पहले सतवत कराया जाता है। और वो सतवत कहाँ पर होता है? वो पहले गंगा स्नान कहता है कि करके आओ, इसके बाद वो जो किसी को मंत्र देगा तो उसका मंत्र लागू होगा। जब तक सतपथ नहीं, मतलब उसका सत नहीं करवाया जाएगा, सतवत नहीं होगा, तब तक उसका मंत्र लागू किसी पर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से कोई भी जो मतलब जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक कर रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई खुला हुआ है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है मान लीजिए, या ITI कॉलेज खुला हुआ है, तो कोई प्राइवेट व्यक्ति जैसे आप खोल लिए, लेकिन आप तो खोल लिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति को डिग्री नहीं दे सकते हैं। डिग्री कौन देगा? आप जिस सरकार से मान्यता प्राप्त करवाइएगा। यानी कि आप जैसे कि जितना भी ITI कॉलेज है या पॉलिटेक्निक कॉलेज है प्राइवेट वाला, सब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। किससे मान्यता प्राप्त है? तो भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब उसको डिग्री कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रहा है। तो वही बात है वहां पर कि वैधानिक स्वीकृति का मतलब वही हुआ। ये अब प्रश्न पढ़ाइए, अब समझ में पूरा आएगा। प्रश्न क्या है कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति, यानी कि बगदाद के खलीफा को कहा कि आप जो है ना इसको मान्यता प्राप्त कर दीजिए। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें कहता है कि गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए, प्रिंसिपल से साइन करवाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वीकृति प्रदान करेगा कि हाँ ये बच्चा सही है, तब वो आगे उसका फॉर्म भराएगा। उसी को कहा था, जैसे आप प्रिंसिपल से साइन कराइएगा, डॉक्टर से साइन कराइएगा, इसका मतलब वो वैधानिक स्वीकृति। वैधानिक का मतलब विधि व्यवस्था को देखते हुए कोई भी व्यक्ति साइन करेगा तो क्या देखते हुए? विधि व्यवस्था को देखते हुए तब साइन करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे वैधानिक स्वीकृति। अभी भी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आइए ध्यान से फिर आइए प्रश्न पर फिर से आइए। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? इसका राइट आंसर है आपको इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो कि सुल्तान पद, जैसे अभी है ना कि हम लोग राष्ट्रपति को राजा बोलते हैं,
है ना। ठीक उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे ना, उस राजा को कहा कि देखिए राजा नहीं कहा कि इसको सुल्तान कहना चाहिए। तो सुल्तान कहना चाहिए तो आपस में तो मशविरा तो हो गया, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त कोई हेडे आदमी ने करेगा। तो वही मान्यता प्राप्त कौन किया है? बगदाद का खलीफा। कौन किया है? बगदाद का खलीफा। बगदाद का खलीफा जो है सो आपको वैधानिक स्वीकृति प्रदान की है। क्या चीज की? सुल्तान के पद की। क्या चीज की? सुल्तान के पद की। तो आप बताइए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक जो सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति सबसे पहले बगदाद के खलीफा से करवाया था? बात अभी भी समझिए, पूरा बात आया कि नहीं आया ये बताइए। आइए अब जैसे कि रुपया पैसा की हम बात करें, अगर वैधानिक स्वीकृति नहीं समझे तो फिर और समझिए। आप जो भी रुपया पैसा आपके पास होगा तो उस पर देखिएगा कि गवर्नर का साइन होता है, राज्यपाल का। किसका साइन होता है? राज्यपाल का। राज्यपाल का। तो अगर राज्यपाल का साइन नहीं होगा तो क्या है? वह एक कोरा कागज है, उसका कोई कीमत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, प्रश्न क्या है कि सल्तनत काल में इस्लाम धर्म, कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और इस्लामिक कानूनों के जानकारों को क्या कहते हैं? सल्तनत काल में इस्लाम धर्म और इस्लामिक कानूनों के जानकार जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रश्न को समझिए। जैसे कि आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं? आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। आप पूजा पाठ करवाते हैं, तो पूजा पाठ जो करवाते हैं तो किनको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। आप ब्राह्मण को ही क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वेद शास्त्र का, पूजा पाठ का, कर्म कांड का ज्ञान उनके पास ही रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी तरह से है कि नहीं, मुस्लिम में, इस्लाम में, इस्लाम के नियम और कानून के बारे में जो जानते हैं, जो उसके जानकार होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उलेमा। क्या कहता है? उलेमा। बताइए, आप लोगों को पता था कि नहीं पता था? उसको क्या कहता है? उलेमा। उलेमा कहता है। फिर से समझ लीजिए, मेरी तरफ देखिए। सल्तनत काल में जो इस्लाम के और इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के जो जितने भी कानून हैं, उस कानून के जो जानकार होते थे उसको क्या कहा जाता था? उलेमा। इसका हम बहुत सिंपल उदाहरण दिए हैं कि आप लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाते हैं, आप बृहस्पति भगवान का पूजा कराते हैं या कोई भगवान का पूजा कराते हैं, तो आप किन को बुलाते हैं? पंडित को बुलाते हैं ना, ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। ठीक उसी तरह से जो है मुस्लिम में भी सल्तनत काल की बात हो रही है। सल्तनत काल में जैसे कि आप लोग की अगर बात करें हम, तो अभी फिलहाल में जो आप जैसे कि आपको निकाह करवाता है तो उनको क्या कहते हैं? आप मौलवी कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से मौलवी को ही निकाह कराने के लिए क्यों बोलते हैं? सड़क पर जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं उठा लेते हैं आप? क्योंकि उस मौलवी को ही उस निकाह कराने का ज्ञान उसके अंदर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से सल्तनत काल में इस्लाम धर्म और इस्लाम के कानूनों के बारे में जिन व्यक्तियों के पास जानकारी होता था, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? बात समझ में आया कि नहीं? प्रश्न को पूरा बढ़िया से तोड़ दिया है, इसलिए ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। अगला प्रश्न है आपका, गजे सिकंदरी। क्या लिखा हुआ है? गजे सिकंदरी या भूमि मापन का एक प्रामाणिक पैमाना। सबसे पहला बात तो आप लोग ये याद रखिएगा कि गजे सिकंदरी का अर्थ क्या होता है, तो उसको देख कर रट लीजिए फटाफट से। भूमि मापन का एक प्रामाणिक पैमाना। गजे सिकंदरी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग तो इस चीज को याद कर लिए कि गजे सिकंदरी का मतलब होता है भूमि मापन का प्रामाणिक पैमाना, लेकिन इसका अर्थ तो नहीं समझे। भूमि मापन का एक प्रामाणिक पैमाना, या एक नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्रामाणिक पैमाना बोलिए। इसका अर्थ तो नहीं समझे ना? अब बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। आप कपड़ा सिलाई करते हैं, आप कपड़ा को मापते हैं, तो मापते हैं क्या चीज से मापते हैं? इंची टेप से मापते हैं। मान लीजिए कि हम किसी का कपड़ा ले लीजिए, समीज का, चलिए कोई 10 वर्ष का बच्चा है, उसके समीज का साइज क्या होगा? कुछ भी लीजिए ना, चलिए 5 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं भाई। 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ? 35 सेंटीमीटर। चलिए 35 सेंटीमीटर नहीं, हम मान लीजिए 85 सेंटीमीटर। तो आप जो 50 सेंटीमीटर बोल दिए, वो सेंटीमीटर क्या हुआ? वो मापने का एक पैमाना हुआ। ठीक उसी तरह से आप जो जमीन को मापाई करवाते हैं, तो जमीन नापी में जो है क्या चीज से मापा जाता है? तो वो जो कड़ी से मापा जाता है उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है जरीब। क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक उसी तरह से जो है आप जैसे कि मान लीजिए जमीन मपवाते हैं, जैसे आपका अगर आपके घर के बगल का जो जमीन है वो कितना कट्ठा है, मान लीजिए हम 10 कट्ठा है, तो कट्ठा हम लोग जो बोलते हैं ना,
कट्ठा, वो कट्ठा हुआ पैमाना। पैमाना मतलब पटरी, पैमाना मतलब एक तरह से समझ लिए पटरी। पटरी से हम लोग मापते हैं ना, माप के बता देते हैं ना, तो ये बात है मापक, मापने वाला। पटरी भी तो मापने ही वाला हुआ ना। तो गजे सिकंदरी पर हम फोकस कर रहे थे, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। गजे सिकंदरी भूमि मापन का एक प्रामाणिक पैमाना है। गजे सिकंदरी जो है यह आपको भूमि को मापने का एक क्या है, प्रामाणिक पैमाना है। और इसका प्रचलन किसने करवाया था, तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था? अगर आपसे पूछे कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, तो इसमें ज्यादा फंसने की बात नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी रहना जरूरी था आप लोगों के बीच, क्योंकि आने वाले समय में अब जितना भी परीक्षा है उससे भी टफ होने जा रहा है। हर परीक्षा में इंटरव्यू शामिल किए जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक एक वर्ड को तोड़ करके हम समझाते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्रश्न याद रहेगा। अगर नहीं भी याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट से आप प्रश्न को बना करके आ सकते हैं, आपका स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न को समझा कीजिए। तो एक बार बता दीजिए फटाफट से कि गजे सिकंदरी का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था, प्रचलन किसने किया था, देखिए जो प्रचलन करेगा वही प्रयोग भी करेगा ना। जो प्रचलन का मतलब क्या होता है, चलाना। प्रचलन का मतलब क्या होता है, तो जो चलाएगा वही प्रयोग करेगा। तो गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने किया, सिकंदर लोदी ने किया। और बताइए कि सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया एक शहर का नाम, जिसे हम पूछेंगे आप बताएंगे। चलिए आप बताइए। और सिकंदर के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। कौन सा शहर बसाया गया था, आगरा शहर बसाया गया था। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो गजे सिकंदरी भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना है, जिसका प्रचलन किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी जो है वो कौन सा शहर बसाया था। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने सैयद और लोदी काल को, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और वीवीआई भी कर लीजिएगा। किस इतिहासकार ने, है ना, सैयद और लोदी काल को मकबरों का युग कहा है। किसका युग कहा है, मकबरों का युग कहा है। तो किस इतिहासकार ने कहा, मतलब किस व्यक्ति ने कहा है कि सैयद वंश और लोदी वंश इसका जब तक शासनकाल रहा है ना, उस शासनकाल को, जैसे कि आप प्रश्न पढ़े होंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, ठीक उसी तरह से सैयद वंश और लोदी वंश का जो काल रहा है उस पूरे काल को कौन सा युग कहा गया, तो मकबरों का युग कहा गया। किसने कहा, तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। किसने कहा, पर्सी ब्राउन ने कहा है। चलिए, तो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था ये आप लोग बताएंगे मुझे जरा। वो कहा था कि सैयद वंश और लोदी वंश का काल जब तक रहा है, इस काल को कहा यह मकबरों का युग है। मकबरा का अंग्रेजी क्या होता है, टॉम, TOMB, टॉम। चलिए आगे चलिए। तो पर्सी ब्राउन ने कहा था। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। अगला प्रश्न है, मोठ की मस्जिद। एक दिन और इस प्रश्न में चर्चा हुई है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री मियाँ भूबा, क्या नाम है, मियाँ भूबा द्वारा करवाया गया था। प्रश्न को समझिए। मोठ की मस्जिद, सबसे पहले इस मंदिर के नाम समझिए। मंदिर का नाम क्या है, मोठ की मस्जिद। बोलिएगा, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासन काल में, किस राजा के शासन काल में, ये पूछा जा रहा है ना। किस सुल्तान के शासन काल में उसके प्रधानमंत्री, मतलब जो सुल्तान था ना उस वक्त, उसका जो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बात समझ में आ रहा है ना। तो उस प्रधानमंत्री का नाम है मियाँ भूबा। क्या नाम है, मियाँ भूबा। और मियाँ भूबा के द्वारा ही आपको सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब संबंधित कर सकते हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मोठ की मस्जिद है, मोठ मियाँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए जब भी चर्चा हो, अगर प्रश्न पूछे कि मोठ का मस्जिद का निर्माण किसने किया, मियाँ भूबा, किसने करवाया था, तो मोठ, म से मोठ, म से मियाँ, नहीं तो मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और किस सुल्तान के शासन काल में, मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मियाँ भूबा जो था वह किस पद पर था, किसके शासन काल में, सिकंदर लोदी किस शहर को बसाया था, आगरा शहर को बसाया था। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है,
पानीपत का प्रथम युद्ध, बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें कह रहा है कि मारा जाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए पानीपत का युद्ध, तो सबसे पहले इसमें ये समझिए कि पानीपत जो है एक जगह है, ये जगह कहाँ पर है? हरियाणा में है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो पानीपत का जो ये प्रथम युद्ध हुआ है 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ है ना, आपको इसमें कह रहा है कि किसको पराजित कर दिया गया। तो किसको पराजित कर दिया गया है? इब्राहिम लोदी को। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो आप इसका जवाब क्या देंगे? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। अगर आपसे पूछे कि बाबर क्यों जीता, जीतने का कारण क्या था? क्योंकि वह उस युद्ध में ही सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोपखाना का प्रयोग किया था, जिसके कारण से जो है तो वह जीत गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताएंगे आप लोग कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सबसे पहले बगदाद के खलीफा के द्वारा, है ना, सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना। अब बताइए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो कि राजा सुल्तान बनने के समय 21 दिनों का संगीत गोष्ठी करवाया था? तुगलक ने करवाया था। बात यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर कि सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा, ये देखिए ये प्रश्न अभी ऊपर था लेकिन ये प्रश्न फिर उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर आ गया कि सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था। तो देखिए इल्तुतमिश ही तो वैधानिक स्वीकृति प्रदान करवाया था ना। तो मान लीजिए वो उसको अपना बड़ा आदमी समझा, श्रेष्ठ समझा, और श्रेष्ठ आदमी समझ करके बगदाद के जो खलीफा है ना, बात समझ में आ रहा है, उसका नाम भी इस पर लिखवा दिया। प्रश्न को फिर से देखिए कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम, किसका नाम? बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था। तो किसने खुदवाया था भाई? इल्तुतमिश ने खुदवाया था, है ना। और सर्वप्रथम की बात हो रही है कि सबसे पहले बगदाद के खलीफा का नाम सिक्कों पर जो लिखवाया था दिल्ली का कौन सा सुल्तान? बात समझ में आया? तो बताइए कि कुतुब मीनार और इल्तुतमिश में क्या संबंध है? कुतुब मीनार का नींव डाला था। प्रश्न हम आपसे क्या पूछे उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि इल्तुतमिश और कुतुब मीनार में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो आप बोलिएगा कि देखिए कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने करवाया था। बस इतना ही बात बोलिए। इसमें तीसरा आदमी को क्यों जोड़ते हैं आप? बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न समझ रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? ये प्रश्न पीछे क्लास में भी हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? तो देखिए संगठन बनाने का जो काम किया है वो किया है आपको इल्तुतमिश, और इसको जो विघटन करने का काम किया था वो आपको पीछे क्लास में पढ़ाए थे। वो कौन किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन। 40 गुलामों का जो गठन था उसको बर्बाद कर दिया था। बलबन ने क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। तो आइए प्रश्न फिर से ध्यान दीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था? है ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था? तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन इसको विनाश किसने किया था? बलबन ने। अब बताइए क्या चीज को विनाश किया था? 40 गो गुलाम का जो एक संगठन बनाया गया था ना, मतलब 40 गो व्यक्ति को मिलाकर के एक समूह बनाया गया था, उस समूह को बर्बाद कर दिया। कौन? बलबन। बनाया को इसने था? इल्तुतमिश ने। और ये 40 गुलामों का जो सरदार का संगठन था, इस संगठन का नाम था, क्या नाम था? तुर्कान ए चिहलगानी, या उसे हम चालीसा भी कहते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी या उसे हम चालीसा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, देखिए ध्यान दीजिए जरा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ऐसे करके जोड़ दिया, मतलब संगठन को बनाया किसने? बनाया। किसने तोड़ दिया? तो इस बात को पकड़, था बॉडी लैंग्वेज भी ध्यान दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो याद रहेगा ना। अगर आपसे पूछे कि 40 को गुलाम सरदार का जो संगठन बनाया उसका क्या नाम दिया गया? अब ये चीज देखने वाला है। तुर्कान ए चिहलगानी या उसको हम चालीसा भी कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के द्वारा गठित
अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि इल्तुतमिश के द्वारा क्या गठित किया गया था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया था। उसको शॉर्ट में क्या बोलेगा? तुर्कान ए चिहलगानी। क्या बोलेगा? हाँ, तो तुर्का, यहाँ प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी का विघटन, देखिए आ गया प्रश्न, अभी जस्ट चर्चा किए हैं। विघटन कहे या विनाश कहे या बर्बाद कहे, है ना? विघटन का मतलब बर्बाद करना। तो देखिए प्रश्न फिर से समझिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी का विघटन किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर अभी जस्ट क्या बताए थे? बलबन। बात समझ में आ गया ना? अगर आपसे पूछे कि तुर्कान ए चिहलगानी को बनाने का काम किसने किया था और उसको विघटन किसने करवा दिया? अब समझ में आ गया ना? अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 गुलाम सरदार का गठन किया गया था उसका क्या नाम था? अब समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, सबसे पहले तो इस प्रश्न को भी कर लेना है। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो था यह भी तुर्क जाति का ही था। और याद रखिएगा कि तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? जिस तरह से मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न फिर से समझिए कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला कौन थी? है ना, दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो देखिए सबसे पहले तुर्की साम्राज्य का स्थापना किसने किया है? अभी जस्ट तो पढ़े हैं प्रश्न हमने। तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? अब कह रहा है कि स्थापना तो कर दिया इल्तुतमिश जी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन बनी? दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका, इस प्रश्न को भी विचार कीजिए। पहली तुर्क महिला शासिका जो बनी है वो रजिया सुल्तान ही बनी है। और इल्तुतमिश की ये कौन थी? बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम? रजिया सुल्तान। और यही रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला थी। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला, जिसका बाप तुर्क, उसका बेटी भी तुर्क। इल्तुतमिश भी तुर्क जाति का था और इसकी बेटी रजिया सुल्तान भी, वो भी तुर्क जाति की थी। और ये प्रश्न तो हम लोग पहले से जानते कि दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? रजिया। और वही प्रश्न यहाँ पर इस तरह से घुमाया था, किस तरह से घुमाया था कि दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका, तुर्क लगा दिया। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। बात समझ में आया? अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का, किसका? इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल नेता, इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल नेता जिसने मंगोलों को एक सूत्र में संगठित किया है ना, उसका नाम क्या है? चंगेज खां। इल्तुतमिश का समकालीन नेता जिसने मंगोलों को एक सूत्र में संगठित किया है, तो किसने किया है? चंगेज खां। किसने किया है? समकालीन मंगोल नेता जो था, है ना, कौन नेता? मंगोल नेता जो था वह मंगोलों को, माने सारे मंगोल जाति को एक सूत्र में संगठित किया, मतलब कि एकता में जो है ना क्या किया? बांधने का काम किया है। वो कौन किया है? तो चंगेज खां किया। किसने किया है? चंगेज खां ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, चंगेज खां अपने को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? चंगेज खां जो व्यक्ति था वह अपने आप को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? ठीक है, तो भगवान का अभिशाप। अपने आप को क्या कहने में बहुत ही गर्व महसूस करता था, प्राउड महसूस करता था? भगवान का अभिशाप। चंगेज खां अपने आप को क्या कहलाना चाहता था? ठीक है, और मंगोल जाति को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया है? चंगेज खां अपने आप को क्या कहलाने में गर्व महसूस करता था? भगवान का अभिशाप। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? देखिए अमीर खुसरो की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में हुई है। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई है? अमीर खुसरो क्या चीज के आविष्कारक थे? तबले का आविष्कारक थे। क्या चीज के आविष्कारक थे? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? पटियाला में। कहाँ पर हुआ है? चलिए, अमीर खुसरो की मृत्यु जो है आपको
1325 ईस्वी में हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया। प्रश्न भी आए हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा ढालने वालों का राजा, क्या चीज कहा गया? मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया। किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा मोहम्मद बिन तुगलक को। मुद्रा ढालने वालों ढालने वालों का राजा कहा गया। किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा ढालने वालों का राजा कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सबसे कम समय शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। खिलजी वंश जो था वह आपको सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है ना? खिलजी कौन सा वंश है? खिलजी वंश। सल्तनत काल में कितने वंश आए? 5। और 5 वंश में सबसे कम अवधि तक यानी कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, दिल्ली सल्तनत पर जो है आपको सबसे कम समय तक अगर शासन की बात करें, सबसे कम समय तक कौन सा वंश शासन किया? तो खिलजी वंश। और वहीं अगर सबसे अधिक की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा तुगलक वंश है। और वैसे प्रश्न भी यहाँ पर आ ही चुका है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक, देखिए सबसे अधिक कहेगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुगलक राजवंश। और सबसे कम कहेगा तो खिलजी वंश। देखिए सबसे कम समय तक मान के चलिए, किसका मतलब जो है सो संपत्ति रहेगा, बताइए। तो जो खूब खाएगा पिएगा सबसे कम ही समय तक न रहेगा, और जो बचा के करेगा तो ज़्यादा दिन तक। बात समझ में आ रहा है कि ना रहा है? उसी में ज़्यादा दिन तक कौन रहेगा? जो लक्की रहेगा। तो लक में लक लगा ही हुआ है। चलिए यहाँ पर ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन से राजवंश सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे अधिक समय तक अधिक समय तक वही शासन करेगा जो लक्की होगा, यानी कि तुगलक वंश। बात समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है आपको, लैला मजनू मूवी कौन सा देखे हैं? बताइए आप लोग देखे हैं? लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? तो देखिए लैला मजनू मूवी जो है ना, ये कह रहा है कि किस विद्वान की रचना है, लेख है ये, अमीर खुसरो के समय की रचना है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा नहीं गया है। लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? ठीक है ना? लैला मजनू किस सल्तनत काल के विद्वान की रचना है? तो अमीर खुसरो के काल की है ना रचना है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किस सुल्तान के पास थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना जो है, सबसे बड़ा फौज का जो सेना होता है लड़ाई करने के लिए, वह किस सुल्तान के पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अंतिम में कौन सा वंश शासन किया है? तो लोधी वंश का अंतिम शासक हम रटाए हुए थे। लोधी वंश का संस्थापक बताए थे बहलोल लोधी, और सबसे अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी। इसीलिए वही प्रश्न यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी। बताइए, पहले जो बताए तो फायदा हो गया होगा, है ना? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो आपको इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इससे आगे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।